हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल टारगेट गुरुकुल। आज हम इस वीडियो में सीयूटी के एक पीवाईक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है सीयूटी की ऑलरेडी क्लासेस में हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं और यहाँ पे आज हम पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। अगर आप उन क्लासेस को एक्सेस करना चाहते हो तो आप हमारे बैच में, जो कि आपको मिलेगा आरंभ बैच टारगेट गुरुकुल ऐप पे, वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हो। ओके, तो इस पीवाईक्यू को आज देखते हैं हम। ठीक है, देखो इसमें क्या पहला क्वेश्चन बोला हुआ है कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि सिलिकॉन, जो सिलिकॉन है, अगर उसको उसमें क्या की जाए, डोपिंग की जाए किसी दूसरे एलिमेंट की। बेसिकली हम किसकी करते हैं, या तो ग्रुप 13 की करते हैं या तो 15 की करते हैं, है ना। इन्हीं दोनों की डोपिंग करते हैं। तो सिलिकॉन डोप विद इलेक्ट्रॉन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 फॉर्म्स। अगर हम सिलिकॉन में डोपिंग करें, कहाँ की, तो जो ग्रुप 13 के आपके एलिमेंट्स हैं उनकी डोपिंग करें, तो क्या होने वाला है, क्या बनेगा, कंडक्टर बनेगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। हमें पता है ये किसका बेसिक सेमीकंडक्टर्स का पार्ट है। ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छे से अपने फिजिक्स क्लास 12th में कवर किया है। ठीक है, केमिस्ट्री में इसका थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मतलब इन डिटेल कहाँ है आपके फिजिक्स में देखने को मिलता है। तो आपको क्या पता है, सिलिकॉन में हम ग्रुप 13 एलिमेंट्स की डोपिंग करेंगे तो क्या होता है, ग्रुप 13 आपके क्या है, उनमें एक कम इलेक्ट्रॉन है, किससे, सिलिकॉन से। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे होल्स क्रिएट होंगे। और आपको क्या पता है, जब भी आपके होल्स क्रिएट होते हैं तो क्या होता है, होल्स क्रिएट होते हैं तो वहां पे पी टाइप सेमीकंडक्टर जनरेट होता है। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटम्स। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन जो है ये आपका सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है और हमारे सिलेबस से जो सॉलिड स्टेट है वो रिमूव हो गया, तो ये क्वेश्चन करने का कोई यूज नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिलायबल। ठीक है, कौन सा इनमें से ज्यादा रिलायबल है, किसके ऊपर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है इन एनी कंडीशन। ठीक है, ऑप्शन क्या है, डब्ल्यू वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, मोलारिटी, मोलालिटी और स्ट्रेंथ। ठीक है, आपको क्या गिवन है, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, यानी कि वेट बाई वॉल्यूम परसेंट में क्या क्या चीज मिलेगा आपको, मास ऑफ सल्यूट मिलेगा। और ये क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम हम लीटर्स, यहाँ पे तो हम पर 100 ml ले रहे होते हैं, है ना, 100 ml ऑफ वाटर या फिर जो भी सॉल्वेंट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किस में ले रहे हैं, हम अपना वॉल्यूम में ले रहे हैं, यानी कोई लिक्विड सब्सटेंस है। मोलारिटी, मोलारिटी भी हम वॉल्यूम लेते हैं, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट जो भी रहता है इन लीटर्स लेते हैं, है कि नहीं। मोलारिटी भी हम इन लीटर्स लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन लीटर्स। ठीक है, लेकिन मोलालिटी जो होता है इसमें क्या होता है, ये आपका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और कितना रहता है, तो ये आप केजी या फिर ग्राम में ले रहे होते हैं, है ना। इसको हम लोग केजी या फिर ग्राम में ले रहे होते हैं। और यहाँ पे स्ट्रेंथ, ये चीज डिफरेंट है। तो स्ट्रेंथ भी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में लेते हैं, है ना, वॉल्यूम में लेते हैं। तो देखो क्या डिफरेंस आता है, वॉल्यूम, हम मैं बार बार वॉल्यूम क्यों बोल रही हूँ, ये क्या होता है, ये लिक्विड होता है। 1 सेकेंड, तो यहाँ पे मैं बार बार वॉल्यूम बोल रही हूँ, इसका मतलब लिक्विड बोल रही हूँ। तो लिक्विड पे जनरली क्या होता है, अगर टेम्परेचर दे, टेम्परेचर इंक्रीज करे, प्रेशर इंक्रीज करे, तो क्या होगा, लिक्विड में टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज करे तो जनरली उसका फॉर्म चेंज होगा। तो जो भी हमारा सोल्यूशन रहेगा, जो भी टाइप का वेट बाई वॉल्यूम हो या फिर मोलारिटी हो, इसमें भी लिक्विड इन्वॉल्व है, स्ट्रेंथ में भी लिक्विड इन्वॉल्व है। तो टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वहां पे क्या इफेक्ट दिखेगा, तो ये सारी चीजें, ये आपका तीनों फैक्टर्स जो है ये चेंज होंगे। अनइफेक्टेड कौन रहेगा, तो मोलारिटी, मोलालिटी, मोलालिटी, यानी कि जो मोलालिटी है उसको किसी भी कंडीशन में अपनी उसका स्ट्रेंथ ले तो वो क्या चेंज होने वाला है, नहीं होने वाला है, लेकिन बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा रिलायबल हर एक कंडीशन में कौन रहता है, आपका मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी नहीं 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 को हमें लिस्ट 2 से मैच करना है। अच्छा, लिस्ट 1 में क्या गिवन है और लिस्ट 2 में क्या गिवन है, ऑब्जर्व करो। यहाँ क्या दिखाया दिया है आपको, K2SO4 विथ 60% ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है,
K2SO4 with 60%, यानी कि कितना डिसोसिएशन हुआ है, अल्फा की वैल्यू गिवन है। ओके, यहाँ पे भी आपको कंपाउंड गिवन है K3FeCN6 एक्वस मीडियम विथ 93%, 93 बोल रही हूँ मैं, 90% ऑफ डिसोसिएशन। ओके, यहाँ पे AlCl3 एक्वस में विथ 80% ऑफ डिसोसिएशन गिवन है। कितना डिसोसिएशन, यानी अल्फा यहाँ पे 80% है। ठीक है, K2HgI4 विथ 40% ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये डिसोसिएशन कितना हुआ है उसका, जो भी आपका कंपाउंड है वो वैल्यू दी है। और यहाँ पे ये आई क्या है, ये आई आपका वॉन ऑफ फैक्टर है। आई आपका वॉन ऑफ फैक्टर है 3.7, 1.8, 2.2 और 3.4। यहाँ पे दिख रहा है ना, आई इज इक्वल टू दिस दिस दिस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपका वांट ऑफ फैक्टर गिवन है। अब देखो कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, यानी कि सबके डिसोसिएशन, यानी हम क्या निकालेंगे, आई की वैल्यू, यानी जो वांट ऑफ फैक्टर होता है आई, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम उसको मैच कर देंगे। यही हमें क्वेश्चन में करना है। तो ये आई क्या होता है, आई होता है आपका आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, जो भी डिसोसिएशन हुआ होगा n-1। ठीक है, 1 प्लस अल्फा n-1। अल्फा तो आपको पता है कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ है, n क्या है, n क्या है, यानी मान लो सपोज K2SO4 है, तो K2SO4 डिसोशिएट करेगा तो कुछ अमाउंट ऑफ, जैसे मान लो K2SO4 है, तो मतलब ये जब डिसोशिएट कर रहा है तो कितने चार्जेस का रिमूवल हो रहा है इस K2 से, वो आपका क्या है, वो आपकी N की वैल्यू है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम चारों के लिए, आपके K2SO4 के लिए, K3FeCN6 के लिए, AlCl3 के लिए और K2HgI4 के लिए वैल्यूज ले लेंगे। अल्फा क्या होगा, तो अल्फा यहाँ पे 60% गिवन है, यहाँ पे 90%, यहाँ पे 80% और यहाँ पे कितना गिवन है, 40%। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या ले लेंगे, अपना क्या कहते हैं, इसकी वैल्यूज ले लेंगे और वहां से आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पहले K2SO4 को देखें, K2SO4 तो ये किस में ब्रेक होगा, तो ये K प्लस और SO4 2 माइनस में ब्रेक होगा, यानी टोटल कितना डिसोसिएशन हुआ, एक यहाँ पे और दो यहाँ पे, यानी टोटल इसमें N की वैल्यू जो होगी 3 होगी। ठीक है, N की वैल्यू 3 होगी, N की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। और यहाँ पे इसके लिए अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो एक सेकेंड, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे देखो 60% डिसोसिएशन हुआ है, तो 60% क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू, यानी अल्फा को हम लोग 0.6 ले लें। ओके, ले लिया। तो यहाँ से अगर हम वांट ऑफ फैक्टर निकालें, वांट ऑफ फैक्टर यानी आई को निकालें, तो यहाँ पे हम क्या देखें, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा और n-1। ओके, तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा और फिर n-1। अब इसके अकॉर्डिंग 1 प्लस अल्फा कितना है, 0.6, 60% है ना, 60% गिवन है, तो 60% को क्या हम 0.6 नहीं लिख सकते हैं, इसको 0.6, तो ये मत सोचना ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ये 0.6 हो रहा है, तो 1 प्लस अल्फा, अल्फा बोले तो 0.6। ठीक है, n-1, n कितना आया है, टोटल 3 आया है, यानी कि 3-1 ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे 3-1 यानी कि 2 और 2 इंटू 0.6 यानी कि 2 6 12, 1.2 ये वैल्यू आ गई और 1 प्लस 1.2 ये कितना आ गया आपका 2.2। ठीक है, यानी कि इस केस में जो आपका आई आया है, वांट ऑफ फैक्टर आया है, वो कितना आया है, आपका 2.2 और इसके लिए यही आपका वांट ऑफ फैक्टर हो जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास K3FeCN6। ठीक है, इसमें डिसोसिएशन कितना हुआ है, 90% का डिसोसिएशन हुआ है। पहले कंपाउंड को देखिए, K3 क्या था, K3FeCN6। ओके, क्या है हमारे पास कंपाउंड, K3FeCN6, ये हमें गिवन है। इसके लिए डिसोसिएशन देखो यहाँ पे कितना है, 90% डिसोसिएशन, यानी इसके लिए जो अल्फा होगा वो कितना होगा, 90% बोले तो 0.9 है ना, देखो यहाँ पे कैंसिल हो गया और ये कितने आएगा, 0.9 आएगा। और एक चीज और निकालना हमें, क्या चीज, n, इस K3FeCN6 के लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये किस में टूटेगा, तो देखो यहाँ पे K3 और FeCN6, तो ये किस में टूटेगा, हमें पता है कि हमेशा प्लस में, के प्लस में टूटता है, तो ये किस में टूटा, के प्लस में टूटा। और यहाँ पे FeCN6 पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस आ जाएगा। बहुत इजी होता है इसको देखना,
FeCN6 पे FeCN6 पे 3 माइनस। देखो क्या करना होता है, यहाँ पे जितने चार्जेस वो इसके ऊपर लगा दो, यहाँ पे जितने चार्जेस इसके ऊपर लगा देते हैं। जैसे हम क्लास 9 में सीखे हैं ना कि कैसे कोई कंपाउंड बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम ये ब्रेकिंग भी करते हैं। ओके, तो यहाँ से एक चार्ज और यहाँ पे 3, तो टोटल n कितना आ गया आपका 4 आ गया। टोटल n कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ से I की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 1 प्लस अल्फा, अल्फा कहाँ गया 0.9 और 1 प्लस अल्फा और आपका n कितना है 4 माइनस 1। ठीक है, 4 माइनस 1 3, 3 9 27 यानी 2.7 प्लस 1, तो 2.7 प्लस 1 आई गेस सभी को पता होगा 3.7। इसके लिए आई की वैल्यू कितनी आ गई 3.7। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या है AlCl3, AlCl3 विथ 80% डिसोसिएशन। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है आपका, एक सेकेंड, नेक्स्ट है आपका AlCl3 विथ 80% डिसोसिएशन, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 80% बोले तो 0.8। ठीक है, ये आपका 0.8 हो गया। AlCl3 किसमें ब्रेक होगा, तो AlCl3 विल ब्रेक इनटू Al3 प्लस Al3 प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, इसी में ब्रेक होता है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, यानी टोटल कितने चार्जेस हैं 4 चार्जेस हैं। अब यहाँ से हम क्या कर लें, i की वैल्यू निकाल लें। i इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, अल्फा यहाँ पे 0.8 है और आपका n कितना है 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3 और 3 8 जा 24 यानी 2.4 प्लस 1, तो यहाँ से i की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.4। ओके, क्लियर है। एक और बचा है हमारे पास, इसमें क्या है आपको गिवन K2HgI4, K2HgI4 का 40% डिसोसिएशन हुआ है। किसका, K2HgI4 का। पहले K2HgI4 को तोड़ते हैं तो इसमें देखो क्या होगा, K2HgI4 इसमें अल्फा की वैल्यू कितनी थी 40 थी आई गेस, 40, हाँ 40% डिसोसिएशन। ओके, अल्फा की वैल्यू 40% है यानी कि 0.4 इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी अल्फा 0.4 किस में ब्रेक होगा अब K2HgI4, K2HgI4। तो यहाँ पे K प्लस में, और क्योंकि इस पे कोई चार्जेस नहीं है तो ये प्लस में, और HgI4 किस में ब्रेक होगा, तो एक सिंगल माइनस में ब्रेक होगा। यानी यहाँ से n की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें K2HgI4 के लिए 2 माइनस, है ना, ये यहाँ पे 2 चार्जेस है, यहाँ पे जाएगा 2 माइनस। तो K2HgI4 के लिए n की वैल्यू 3 और अल्फा की वैल्यू 0.4। यहाँ पे देख लेते हैं वांट ऑफ फैक्टर जो i है क्या आएगा, तो i इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे क्या है ये 0.4 अल्फा है और चार्जेस 3 है, 3 माइनस 1। ठीक है, यही आई गेस। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे देखो 3 माइनस 1 2 और 2 4 8, यानी कि ये 0.1 और 1 प्लस, यानी कि ये 1.8 वैल्यू आ जाएगी। अब इन ऑप्शंस को हम अपने जो गिवन ऑप्शंस थे वो मैच करते हैं। लास्ट वाले डी वाले का है 1.8, इसमें आया 3.4, 1.8 और 3 ये इसका कितनी वैल्यू आई है 1.8, यहाँ पे वैल्यू आई है 3.4 और बाकी दो के लिए क्या आई है, तो K3 वाले के 3.7 और 2.2, देखो 3.7 एंड 2.2। ठीक है, तो इसके लिए आई है, इसके लिए 3.7 आई थी, 3.7 और 2.2 मैच करें तो पहला किसके साथ जा रहा है, थर्ड के साथ। फर्स्ट 3 A3, यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्या आ रहा है आपका A3 आ रहा है, और आई गेस येलो विजिबल नहीं होगा, A3 आ रहा है, और B का 3.7 यानी कि 1 आ रहा है, B1। फिर C कितना आ रहा है 3.4, तो 4 आ रहा है, C 4 के साथ जा रहा है, और D वाला ऑप्शन आपका किसके साथ जा रहा है, D 40% डिसोसिएशन बोले तो 1.8, ये 1.8 है आपका, यानी कि सेकेंड, D सेकेंड, ऐसा ऑप्शन दिखे वो आपका राइट ऑप्शन होगा। A3 B1 C4 नहीं, A3 B1 C4, A3 B1 C4 और D2, यानी राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, वांट ऑफ फैक्टर्स हर एक के लिए कैलकुलेट करेंगे वांट ऑफ फैक्टर के फॉर्मूले से, और यहाँ पे आपको रिस्पेक्टिव
कितने आयंस में टूट रहे हैं, कितना डिसोसिएशन हो रहा है, इसकी हेल्प से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इसी क्वेश्चन का हिंदी फॉर्म है, देख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। हमें क्या कैलकुलेट करना, मास ऑफ यूरिया, ठीक है, रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 ग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, हमें हमारा इंटेंशन क्या है कि हम मास ऑफ यूरिया कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमें मास ऑफ यूरिया पूछा है, मास ऑफ यूरिया कितना है। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पे मास ऑफ यूरिया पूछा है और यहाँ पे क्या कह रहा है, कितना हमें बनाना है, यानी कि सल्यूट कितना है, तो 2.5 kg और कितना मोलर सोल्यूशन है, तो 0.25 का मोलर सोल्यूशन है। यानी कि हाँ, यहाँ पे हम किस में जाएंगे, मोलालिटी पे जाएंगे। मोलर सोल्यूशन, मोलर सोल्यूशन ही बोला है आपको, मोलर सोल्यूशन बोला है, तो हम मोलालिटी पे जाएंगे और वहां से हम कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं आपकी मोलालिटी क्या होती है। मोलालिटी यहाँ पे क्या होती है, तो मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट आई गेस सेम मोलारिटी होती है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत, यहाँ पे देखो अब मोलालिटी कितनी दी है, तो 0.25 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, यानी इस मोलालिटी की जगह पे हम क्या रखेंगे, 0.25 मोलर सोल्यूशन, और कितना मास ऑफ सल्यूट दिया है, तो 2.5 बोला है। ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 0.25 इंटू 2.5। ठीक है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 625 डेसिमल कितने के बाद 1 2 3, तो ये आंसर कितना आ गया, क्या कहते हैं 0.25। ठीक है, और इस 0.25 की आपकी यूनिट क्या होने वाली है, तो ये चीज पहले, अच्छा ये मास ऑफ सॉल्वेंट निकला है। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, मास ऑफ यूरिया कितना होगा। अब इसमें हमें क्या पता करना पड़ेगा कि कितने मोल्स ऑफ यूरिया लगे हैं, कितने मोल्स ऑफ यूरिया मिलके बना है ये, तो फिर मोल्स ऑफ यूरिया निकालेंगे और उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपके यूरिया का मॉलिक्यूलर मास आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमें जाके मास ऑफ यूरिया मिलेगा। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मास ऑफ यूरिया के लिए हम कितने मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, मोल्स ऑफ यूरिया, देखो मोल्स ऑफ यूरिया कितना हुआ, यही आपका क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ यूरिया हो जाएगा, यानी 0.625 मोल्स आपके क्या लगा है, यूरिया लगा है। अब यहाँ पे आप लकी हो कि यहाँ पे क्वेश्चन में इस बार क्या दिया था, मोल्स ऑफ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH2CO NH2 दे दिया था। अब हम क्या निकाल लें, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लें, किसका, यूरिया का, NH2CO NH2। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 14, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लेकिन हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ओके, 2 हो गया। कार्बन का क्या कहते हैं, एटॉमिक वेट कितना हो गया, एटॉमिक नंबर शायद मैंने बोला, यहाँ पे एटॉमिक वेट लेंगे, और कार्बन का एटॉमिक वेट 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1, लेकिन हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसका इसका कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इस सारे को कैलकुलेट कर लेंगे और जितना वैल्यू आएगी वो इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। कितना आएगा इसको, ये कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60 ग्राम पर मोल, यानी हमने क्या निकाल लिया, मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। अब इसमें मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, तो जो सॉल्वेंट है उसमें कितना ये मोल्स है, कितने मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लगा है। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो ये कितना मोल्स आया है, इतना मोल्स आया है, यानी इतना मोल हम यूरिया के लिए होंगे, लेकिन जो 1 मोल है यूरिया का वो इतना ग्राम पर मोल आ रहा है, तो यानी इसको मल्टीप्लाई कर दे हम किसमें, 0.625 में, तो हमें वहां पे क्या मिलेगा, मास मिल जाएगा। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0.625 इंटू 0.625 इंटू 60, है ना, 60, ये क्या हो जाएगा आपका मास हो जाएगा, 65 15 और
ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3, तो ये कितना आ रहा है 37.500, कितना आ रहा है 37.500। अब देखते हैं कि मतलब 37.500 और यूनिट क्या होगी, तो ये मास निकला है तो यहाँ पे ग्राम होगी, मोल मोल कट जाएगा, यहाँ पे देखो पर मोल है ना और यहाँ पे मोल है, तो दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा ग्राम बचेगा। तो यहाँ पे क्या आया है हमारा आंसर 37.5, ऑप्शन में 37.5, ऑप्शन नंबर 2 गिवन है, यानी कि जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 37.5। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ द गिवन स्पीसीज एज पर देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज। देखो आपको क्या गिवन है, यहाँ पे 4 ABCDE यानी कि 5 स्पीसीज गिवन है जिनका क्या है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपको बताना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका, रिड्यूसिंग पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, यानी कि सबसे पहले कौन आएगा रिड्यूसिंग पावर के डिक्रीजिंग में, यानी कि जितनी नेगेटिव वैल्यू उतना रिड्यूसिंग पावर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो पहले आने वाला है। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू अगर हम ऑब्जर्व करें तो किसकी है, -2.36 क्या सबसे कम है, यस मैम सबसे कम है, यानी कि सबसे पहले -2.36 आएगा, फिर कौन आ जाना है आपका सबसे कम वैल्यू, फिर माइनस में ये है यानी कि 0.74 आ जाएगा, फिर आपका कौन आएगा, फिर किसकी वैल्यू ज्यादा है 0.74 के बाद +0.54 +0.54 और फिर आपका कौन है यहाँ पे ऑब्जर्व करो ये दोनों बचे हैं तो +1.23 और फिर किसका पोटेंशियल है 1.81 +1.81। चलो ठीक है, तो यानी ऑप्शन ए, फिर ऑप्शन डी, ए डी, फिर ऑप्शन बी आएगा, फिर कौन आएगा 1.23 के लिए सी आएगा और फिर 1.81 के लिए ई आएगा, ए डी बी सी ई ऐसा ऑप्शन गिवन है, हाँ ADBCE। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे जो कम वैल्यू होगी उसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल हम पहले लेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो यानी इसका सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर इसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू तो सबसे ज्यादा होता है, तो ये सबसे ज्यादा ये तो शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना ले लेते हैं, ऐसे का हिंदी वर्जन है ये। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, और यहाँ पे आपको मोलर मास कॉपर का दिया है और 1 फराडे। ठीक है, इतनी वैल्यूज गिवन है 1 फराडे इज इक्वल टू 96487 कूलम, ये कैपिटल C होगा। देखो क्या क्या गिवन है, यहाँ पे आपको टाइम गिवन है 10 मिनट्स, नोट कर लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है। यहाँ पे हमें टी गिवन है 10 मिनट्स, 10 मिनट्स वैसे लेंगे तो हम सेकेंड्स में अभी कन्वर्ट किया जाएगा। और क्या गिवन है, और क्या गिवन था आपको 10 मिनट्स और करंट यानी आई की वैल्यू गिवन है 1.5 आर्मस्ट्रॉन्ग, अरे सॉरी करंट आई गिवन है आपका 1.5 एम्पीयर। ठीक है, इतना गिवन है और यहाँ पे मोलर मास ये तो जब बीच में आएगा तब देख लेंगे। ओके ठीक, तो यहाँ से आपको m इज इक्वल टू कितना आएगा ये बताना है। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, m इज इक्वल टू कितना, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम फैराडेज फर्स्ट लॉ कैसे सॉल्व होगा ये, फैराडे के फर्स्ट लॉ से हमें क्या पता है, फैराडेज फर्स्ट लॉ। ठीक है, इसकी हेल्प से ये सॉल्व होगा, यहाँ से फैराडे फर्स्ट लॉ से जो भी मास इन्वॉल्व होता है हमें मिल जाता है, m इज इक्वल टू, यहाँ से m इज इक्वल टू फैराडे फर्स्ट लॉ में z इंटू आई इंटू टी अपॉन n इंटू एफ। ठीक है, z इंटू आई इंटू टी अपॉन n इंटू एफ, n क्या है, f क्या है, z क्या है, ये सब चीज देखते हैं। आई आपका क्या कहते हैं करंट गिवन है और t आपका टाइम गिवन है और ये f की वैल्यू देखो यहाँ पे f की वैल्यू यानी कि 1 फराडे जो कांस्टेंट है वो चीज गिवन है और n क्या होता है, तो n आपका इसमें क्या हो जाएगा कि जो भी आपका
जैसे मान लो कॉपर का पूछा है डिपोजिशन, तो Cu से Cu2+ जा रहा होगा, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका इतनी वैल्यूज हैं, इसके हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। तो हम पहले I इंटू टी को हम क्या कहते हैं, Q कहते हैं, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो I इंटू टी कितना आएगा, I आपका 1.5 है और T कितना है, तो देखो T आपका 10 मिनट्स है, लेकिन हम किस में लेते हैं, 10 इंटू 60 कर देंगे तो हमें किस में मिल जाएगा, सेकेंड्स में मिल जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 600 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं 00, ठीक है, ये इतनी वैल्यू आएगी, ठीक है। 900 अप्रोक्स इसकी वैल्यू आनी है, 900, ओके, यानी कि ये 900 कूलम्स में ले लिया, क्यों, चार्ज किस में ले लिया, कूलम्स में। अब यहाँ पे m हम निकाल लेते हैं। तो m I इंटू टी को हमने क्या बोल दिया, I इंटू टी को हमने क्या बोल दिया कि हमारा ये Q है। अब Z क्या हो जाएगा, तो Z आपको जो मोलर मास गिवन है Cu का वो हो जाएगा, है ना। Cu का जो आपको मोलर मास गिवन है वो आपका काम करेगा किसकी तरह, Z की तरह, इंटू 900 यानी I इंटू टी को Q बनाया हमने, और N इंटू F, N बताती हूँ मैं, और यहाँ पे देखो F दिया है 96487, ठीक है, यही वैल्यूज यूज कर लेना है। वैसे ये चीज रटी होनी चाहिए, 96487 कितने कूलम्स होते हैं, ना दिया तो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना हमें, और हमें हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो CuSO4 का सोल्यूशन है वो उसका हम CuSO4 का सोल्यूशन है, ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है। CuSO4 का सोल्यूशन है, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है। तो जो CuSO4 है इसमें देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, Cu2+ है वो Cu में कन्वर्ट होता है, यही रिएक्शन तो होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है, यही 2 इलेक्ट्रॉन्स काम कर रहे हैं, तो इसीलिए ये जो n है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करने पे ये अप्रोक्स 0.938 समथिंग आई गेस मिलेगा, ठीक है, इतना, ठीक है, इतना अप्रोक्स मिलेगा, सॉल्व करके देख लेना, अप्रोक्स इतना मिलेगा, 0.938 ग्राम्स अप्रोक्स मिलेगा, इतनी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका 0.2938, यही आंसर हो जाएगा। मैंने सॉल्व किया तो मैं बता रही हूँ, ओके, ठीक है, 0.938 ग्राम्स आपका क्या हो जाना है, आंसर हो जाना है, ओके। हमने क्या किया, हमें टी गिवन था, आई गिवन था, और हमें फैराडेज फर्स्ट लॉ से क्या पता है, Z इंटू आई इंटू टी अपॉन N इंटू एफ। Z क्या है, I क्या है, T क्या है, N क्या है, ये सब चीजें क्लियर हो गई हैं। तो यहाँ पे Q हम क्या, Q हम निकालेंगे, Q क्या होता है, I इंटू टी होता है, चार्ज होता है। तो I करंट कितना फ्लो हुआ, कितने टाइम में उतने चार्जेस फ्लो हुए। तो यहाँ पे इसको क्या किया हमने, सेकंड्स में चेंज कर दिया, क्योंकि इसमें हम सेकंड्स में लेते हैं, इस चीज को ध्यान में देना। और हमें क्या गिवन है, मिनट्स में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे 900 आ गया, और फिर हमने m को कैलकुलेट किया, तो m कितना है, 63, कॉपर का एटॉमिक वेट होता है, वही मोलर मास हो जाएगा, और इंटू 900 2 इंटू, तो इतनी वैल्यू आपको अप्रोक्स में आएगी, ठीक है, अपना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सेल Ni से Ni2+, देखो यहाँ पे क्या सेल रिएक्शन गिवन है, Ni से Ni, एक सेकंड, यहाँ पे क्या रिएक्शन गिवन है, Ni सॉलिड Ni2+ कितना 0.1 m, ठीक है, और फिर Cu2+ ये हो रहा है 0.1 m, आई गेस सभी को क्लियरली विजिबल है, Cus, ये रिएक्शन हो रहा है आपके सेल में, ठीक है, ये रिएक्शन हो रहा है सेल में। अब हमें क्या कराना है, सेल पोटेंशियल विल इंक्रीज, हमें क्या चाहिए कि सेल, हमें बताना ये है कि सेल पोटेंशियल जो है आपका वो कब इंक्रीज होगा, सेल पोटेंशियल कब, Na+ का आयन का कंसंट्रेशन जब बढ़ाएं तब, Cu2+ आयन कंसंट्रेशन इज डिक्रीज, Cu2+ आयन कंसंट्रेशन इज इंक्रीज, और टेम्परेचर ऑफ द सेल इज डिक्रीज। ये तो किसी कंडीशन में नहीं होने वाला है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अपने नर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से सॉल्व करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन जो आपको है वो गिवन है, वो आप उसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा,
ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाता है 0.591 अपॉन एन, ठीक है, अपॉन लॉग किसका लेते हैं, तो जो भी Q होता है, ये Q क्या होता है, तो लॉग Q को हम इसको ऐसे लिख लेते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, सीधे मैं Q की बात ही हटा देती हूँ, तो ये क्या होता है लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये क्या हो गया आपका, ये इक्वेशन हो गया। अब बताओ इसमें लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यानी कि Q, ठीक है, अब देखो ई सेल के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू जो भी होगी, जैसे अभी आपको पता नहीं है Ni से Ni प्लस कितना आता है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपको इतना तो पता है कि जो ई नॉट सेल आएगा वो तो कांस्टेंट रहने वाला है, जो भी आएगा जो भी वैल्यू होगी ई नॉट सेल की वो तो कांस्टेंट रहेगी, इसमें तो कोई असर पड़ेगा नहीं क्योंकि ये भी एक खुद में कांस्टेंट है। असर क्या पड़ेगा, Q की वैल्यू देखो, ये क्या होगा Ni से Ni2 प्लस हुआ है, ठीक है, Ni2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, ये आपका Q की वैल्यू है। अब यहाँ पे इसी फैक्टर में ये जो लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है यानी कि लॉग Q है, यहाँ पे इसी लॉग Q पे सारा डिपेंड करेगा कब हमारा जो सेल पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज कब हो रहा है, तो कब होगा अगर हमारा Q क्या हो, Q अगर लॉग Q है वो स्मॉल कब होगा, लॉग Q स्मॉल तब होगा जब आपका लॉग Q, देखो लॉग Q कब स्मॉल होगा, जब आपका ये क्या हो, जब आपका जो आपका Q हो वो क्या हो, लॉग Q हो, लॉग Q हो वो स्मॉल हो, अगर लॉग Q छोटा है यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो छोटी है तो हमारा ये बड़ा होगा, ठीक है, और क्या कहते हैं उसकी हेल्प से क्या होगा कि जो ई सेल होगा, ई सेल की वैल्यू होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, ई सेल की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज कर जाएगी, ये कम होगा, लॉग क्यू कम होगा तो हमारा सीधे सीधे समझो लॉग क्यू को क्या हमें करना है, कम करना है, लॉग क्यू को कम करेंगे तो इस ई सेल की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, और हमें क्या पता है विल इंक्रीज, हमें यही बताना है कि कब इंक्रीज करेगी, यानी कि लॉग क्यू को डिक्रीज करने पे हमारी वो इंक्रीज कर रही है, तो लॉग क्यू यहाँ पे कब डिक्रीज करेगा, हाँ ये भी बात है, तो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे डिवाइडेड फॉर्म में है Ni2 प्लस और Cu2 प्लस, अब लॉग Q को डिक्रीज करना है यानी कि Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तभी वैल्यू छोटी आनी है, ठीक है, तो Cu2 प्लस आयन कंसंट्रेशन इज डिक्रीज्ड, आयन कंसंट्रेशन इज इंक्रीज करेंगे, जब Cu2 प्लस बड़ा रहेगा तभी तो Ni2 प्लस छोटा आएगा, लॉग की वैल्यू छोटी आएगी, तो Cu2 प्लस का आयन का कंसंट्रेशन है वो हम क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो इसकी हेल्प से इस इक्वेशन की हेल्प से हमें दिख रहा है ई सेल किस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, लॉग क्यू की पे, वैसे ये चीज आप समझे होगे जब अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ा होगा, तो इस पे डिपेंड करता है, यहाँ से इसकी वैल्यू कब छोटी होने वाली है तो ये डिपेंड करेगा लॉग क्यू पे, और क्यू क्या है Ni2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, यानी ये बड़ा कर दे तो ये छोटा, मतलब ये वैल्यू छोटी आ जाएगी, ये छोटी आ जाएगी तो आपका ई सेल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, यानी Cu2 प्लस के कंसंट्रेशन को हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर देंगे, ओके। Question number 9 है first order reaction is found to have a rate constant K is equal to 5.5 into 10 to the power minus 14 per second. Find the half life of the reaction. यहाँ पे K की वैल्यू 5.5 into 10 to the power minus 14 per second है, यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना, हाफ लाइफ क्या होता है, T हाफ होता है, टी हाफ क्या होता है, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला तो हर एक ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपकी टी हाफ की वैल्यू अलग अलग आती है, तो यहाँ पे टी हाफ क्या हो जाता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ठीक है, यहाँ पे 0.693 अपॉन के, तो ये 0.693 अपॉन के हो जाएगी, फाइंड हाफ लाइफ निकालना है, निकाल लेते हैं, तो ये 0.693 टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, यानी के की वैल्यू दी है 5.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 14 पर सेकेंड, अच्छा ये करेंगे तो टी हाफ ये पर सेकेंड उठ के ऊपर जाएगा, यानी कि इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 0.693 को 5.5 से, और हमें वहां पे क्या कहते हैं जो भी रिस्पेक्टिव है वो मिल जाएगा, किसकी वैल्यू, टी हाफ, यही हाफ लाइफ होता है टी हाफ, ठीक है, इसी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे इसमें अरे सॉरी गिवन नहीं है, हमें सिर्फ डिवाइड करना है, तो ये कितना आ जाएगा 0.693 और 5.5
तो आप लोग खुद से सॉल्व करके देखो। ये आपका हो जाएगा अप्रॉक्स 1.26 इंटू 10 to the power 13, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा और ये सेकंड, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10 to the power 13 यानी कि राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ओके, आई गेस सभी को क्लियर है। फिर इन द रिएक्शन गिवन इन द बिलो गिवन हाइपोथेटिकल इक्वेशन, यहाँ पे कोई इक्वेशन गिवन है, ठीक है। क्या है, R इज इक्वल टू के ए की कंसंट्रेशन कितना है x और b कंसंट्रेशन अपॉन y, ठीक है। ये आपको गिवन है और यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर b का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रख दें, b का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रख दें और कंसंट्रेशन ऑफ a इज इंक्रीज्ड, b के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा है और a की कंसंट्रेशन को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। a इज इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स, कितना इंक्रीज कर रहे हैं, तो इनटू 3 कर रहे हैं। द रिएक्शन रेट इंक्रीजेस 27 टाइम्स, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज हुआ, तो ये 27 टाइम्स इंक्रीज हुआ। देन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आपको क्या बताना है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा वो कितना आना है। तो हमारा जब बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट और इस पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, पहले कितना था अब कितना है, इस चीज को कंपेयर कर ले तो हमें मिल जाएगा, यानी कि r डैश अपॉन r इज इक्वल टू a डैश, a कंसंट्रेशन ऑफ a डैश अपॉन a, ठीक है, के पावर m, ठीक। अब r डैश अपॉन r जो है ये कितना हो रहा है, आपको क्वेश्चन में कहा है कि ये इंक्रीज हो रहा है 27 टाइम्स, यानी कि r डैश अपॉन r की वैल्यू ये इंक्रीज हुआ है 27 टाइम्स, इसकी वैल्यू 27 है। और a डैश अपॉन a ये कितना इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज टू 3 टाइम्स, यानी a डैश अपॉन a की वैल्यू आपको 3 गिवन है। तो यहाँ पे पुट करो तो थोड़ी वैल्यूज, तो इसकी वैल्यू 27 है और यहाँ पे कितना है हम 3, तो 3 के पावर m, तो m की वैल्यू जो आएगी वही आपका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यानी कि 3 का क्यूब आपको पता है 27 होता है, 27 ये भी 3 का क्यूब होता है, तो ये 3 पावर को कंपेयर कर लो, ठीक है। m को कंपेयर कर लिया तो m की वैल्यू कितनी आई, m की वैल्यू भी आपको 3 आई, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अरे हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया आपका 3 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही जा रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का ये हिंदी वर्जन है, जिनको हिंदी में चाहिए वो यहाँ से देख सकते हैं। फिर अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन ln k and 1/t, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लोप, ये तो ये बहुत इजी है। यहाँ पे जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ln k और 1/t पे, तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है, देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इसका स्लोप क्या होगा, यानी कि ये जो स्लोप है, ये स्लोप अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें जो है क्या कहते हैं, वो स्लोप कितना आता है, ठीक है। तो जो स्लोप आता है वो आपका आता है -EA/r, EA/r, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट ऑप्शन हो, ठीक है। अगर ग्राफ याद है किसमें स्लोप कितना आता है, इंटरसेप्ट कितना आता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का ये हिंदी है। ओर ऑफ द कॉपर इज, इसमें आपको क्या बताना है, जो आपका कॉपर होता है उसका ओर इसमें से कौन सा है। तो देखो इसमें से जो कॉपर का ओर मेलासाइट, ये क्या होता है, कॉपर का ओर होता है, फर्स्ट ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो मैग्नेटाइट होता है ये किसका ओर होता है, Fe का, यानी कि ये आयरन का ओर होता है, जो मैग्नेटाइट होता है वो आयरन का ओर होता है। कैरियोलाइट किसका ओर होता है, तो ये आपका एल्यूमिनियम का ओर होता है, एल्यूमिनियम का ओर होता है। और आपका कैलामाइन जो है ये आपका जिंक का ओर होता है, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन मेलासाइट, ये किसका ओर है, कॉपर का ओर है, ठीक है। फिर जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, जोन रिफाइनिंग जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। देखो जितने भी मेथड ऑफ सेपरेशन है, प्योरिफिकेशन है, वो आपको पता होना चाहिए कैसे, कौन सा प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कौन सा मेथड कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो यहाँ पे जो जोन रिफाइनिंग है वो किस पे बेस्ड होता है, उसमें क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो ज्यादा सॉल्युबल होती हैं किसमें, मोल्टेन फॉर्म में, देन इन द सॉलिड मेटल, ठीक है। सॉलिड मेटल
मेटल के फॉर्म में वो कम सॉल्युबल होंगी, लेकिन मोल्टेन फॉर्म में वो ज्यादा सॉल्युबल होती है। इसी पे हमारा जोन रिफाइनिंग बेस्ड होता है, यानी कि इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मोल्टेन देन इन द सॉलिड मेटल। ठीक है, यही होना चाहिए। इम्प्योरिटीज ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट, नहीं इस पे तो नहीं बेस्ड होता है, पहले पे नहीं बेस्ड होता है। और वेपर्स ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड, ये तो नहीं होगा, है ना। डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी ऑब्जर्व डिफरेंटली ना। आपका जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो ज्यादा सॉल्युबल होती हैं किस फॉर्म में, मोल्टन मेटल के फॉर्म में। तो मोल्टन रहेगा तो वहां से इम्प्योरिटीज को अलग से सेपरेट कर सकते हैं इजिली, तो हम आपका हमारा सॉलिड मेटल इजिली मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे जो सॉलिड मेटल के कंपैरिजन में और में मोल्टन मेटल में ज्यादा सॉल्युबल होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रेड्यूसिंग एजेंट रिस्पेक्टिवली आर। एक आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहला वाला बताना है, दूसरा वाला रेड्यूसिंग एजेंट। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, आपका F2 होता है। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रो, देखो F2 मतलब सारे हेलोजेंस ग्रुप ही दिए हैं। ठीक है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका, सॉरी हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका F2 होता है और रेड्यूसिंग एजेंट I- होता है। ठीक है, ये सब बीच के हैं, ये सब नहीं इन्वॉल्व होता है, I2 नहीं होता है, I- आपका रेड्यूसिंग एजेंट, बेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट होता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट आपसे पूछा है, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर 1 है ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO4। बेसिसिटी क्या होगी जनरली, कि कितना H प्लस आयंस रिमूव हो रहे हैं। देखो H3PO4 में क्या होगा, H3PO4 में सबसे पहले H प्लस निकलेगा और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, H प्लस, और साथ में मिला H2PO4 पे माइनस। ठीक है, अब इस H2PO4 में से हम क्या निकाल सकते हैं, H2PO4 माइनस में से भी एक H प्लस निकलेगा और क्या बचेगा, HPO4 माइनस। फिर क्या होगा, फिर HPO4 में से, HPO4 माइनस में से भी एक H प्लस निकला और क्या बचा, PO4 माइनस। अब कोई H प्लस निकलने की पॉसिबिलिटी है इस PO4 में से, नहीं है। टोटल कितने प्रोटॉन्स निकले, कितने H प्लस निकले, तो मैम 3 निकले। तो 3 निकले तो बेसिसिटी इसकी जो होगी, बेसिसिटी भी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि H3PO4 में कितनी बेसिसिटी होती है। हालांकि H3PO4 जो है, जिसको आप अच्छे से पी ब्लॉक में पढ़ते हो, पी ब्लॉक रिमूव हो गया लेकिन बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं रिमूव हुआ है ना, तो आपसे पूछ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इनमें से आपको क्या बताना है कि इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है कौन सा है। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट है फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। क्या था यहाँ पे, यहाँ पे क्या था, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की तो हम फ्लोरीन को बोले थे, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, ए वाला राइट है। ठीक है, सल्फर इन द वेपर स्टेट शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ना। सल्फर अपने क्या कहते हैं, वेपर स्टेट में तो पैरामैग्नेटिक नहीं बिहेव करता है। ये बी वाला क्या हो जाएगा, बी वाला गलत होने वाला है। H2S इज मोर एसिडिक देन H2TE, नहीं क्या होता है, कौन सा ज्यादा एसिडिक होता है, H2TE ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू H2S। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, हाँ ये वाला ऑप्शन H2S इज मोर, ये वाला ऑप्शन गलत होगा। फिर क्या है, फ्लोरीन फॉर्म 2 ऑक्सो एसिड्स HOF और HOFO है। ठीक है, HOF और HFO2 जिसे बोलते हैं, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो आपका ए भी सही है, डी भी सही है। आई गेस वेपर स्टेट शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, सल्फर, आपका जो सल्फर होगा ये भी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, आपका ऑप्शन बी भी सही है। आपका रॉन्ग कौन है, ये H2C वाला, तो आपका ए बी और सी सही है। ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी, अरे ए बी और डी सही है ना, ए बी एंड डी, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, और ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, इसमें देख लेना, आई गेस यहाँ तक ये लग रहा है मुझे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ ब्रोमीन इन द रिएक्शन गिवन बिलो। यानी कि यहाँ पे एक रिएक्शन गिवन है, उसमें ब्रोमीन क्या शो कर रहा है, रिएक्शन में क्या हुआ है, H2O है प्लस Br2 है और इसका
रिएक्शन हुआ, तो ये क्या बनाया, HBr प्लस HOBr। अब आपको ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्रोटॉन एक्सेप्टेड ओनली, क्या ब्रोमीन ने सिर्फ प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, फिर बोथ ऑक्सीडाइज एंड रेड्यूस, क्या ब्रोमीन दोनों ऑक्सीडाइज एंड रेड्यूस हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ या फिर रेड्यूस हुआ। देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेते हैं इसके लिए, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो यहाँ पे Br2 की स्टेट 0 है, Br2 की स्टेट कितनी है, 0 है। कोई भी एलिमेंट ऐसे फॉर्म में रहता है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। HBr की बात करें तो इसका देखो हाइड्रोजन का +1 होगा और Br को x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आएगा, -1, यानी यहाँ पे Br का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ रहा है। यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन का +1 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है, प्लस x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे -1 प्लस x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू +1 मिलेगा, +1 मिलेगा। यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ है। यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। ठीक है, चलो, which of the following ionic species has the greatest proton affinity to form stable compounds, यानी इनमें से कौन सा है जो है आपका स्ट्रॉन्ग स्टेबल कंपाउंड्स फॉर्म करेगा। प्रोटॉन एफिनिटी ग्रेटेस्ट होनी चाहिए, प्रोटॉन एफिनिटी ग्रेटेस्ट होगी तो स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे HS- को प्रोटॉन देंगे, H+ देंगे तो ये क्या बना लेगा, H2S बना लेगा। यहाँ पे देंगे तो ये क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा। यहाँ पे प्रोटॉन दिया, HF बनाया, यहाँ पे HI बनाया। अब देखो कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, NH3 जो होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, ये बहुत स्टेबल और बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म करने वाला होगा उसी के पास ज्यादा एफिनिटी होगी। ठीक है, ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स। ठीक है, तो जिसके पास ज्यादा स्टेबल कंपाउंड जो बनते हैं उनकी जो प्रोटॉन एफिनिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो राइट ऑप्शन होगा। H2S, HF और HI ये उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, उतने स्टेबल भी नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज एसोसिएटेड विद द कैटालिटिक प्रॉपर्टी और एक्टिविटी। इनमें से कौन सा किससे एसोसिएटेड है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड है। हम ऑप्शन को ऑब्जर्व करें, पहला गिवन है कलर ऑफ द हाइड्रेटेड आयन, क्या ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी, देखो हमें क्या पता है कि जो आपके डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, इजिली ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके कैटालिटिक, बहुत सारे कैटालिसिस में कैटालिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। क्यों बिहेव करते हैं, क्योंकि उनमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, देखते हैं क्या। कलर ऑफ द हाइड्रेटेड आयन क्यों आता है, तो ये तो डी ट्रांजिशन की वजह से आता है, डी ट्रांजिशन की वजह से आता है, तो इसमें तो कैटालिटिक नहीं इन्वॉल्व है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यस, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बहुत वेरिएबल होता है, कभी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ दिखाने के कैपेबल होते हैं। तो ये इस वजह से ये क्या कहते हैं, ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी इनमें क्या होती है, ज्यादा देखने को मिलती है। फिर है हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये भी ऑप्शन नहीं है। इंथैल्पी की वजह से क्या, इंथैल्पी तो आपके मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना टाइटली पैक्ड है, इन सब चीजों को दिखा रहा है। और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर नहीं है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके डी में, इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी आपके कैटालिटिक प्रॉपर्टी को नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा। क्यों होता है इतने कैटालिटिक प्रॉपर्टी, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसकी वजह से कैटालिटिक प्रॉपर्टी कई सारे तरह कैटलिस्ट की तरह वो बिहेव कर पाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the aqueous solution containing which one of the following ions will be colorless। आपको क्या कह रहा है कि कौन सा कलरलेस होगा, इनमें से कौन सा आपका, इनमें से कौन सा कलरलेस एक्वस कलरलेस होगा। Sc3+ है, Sc3+ में देखो क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, तो 21 और 3 निकाल देंगे तो 18 होगा। ठीक है, 18 होगा, यानी कि 18 होगा, ये एक नोबल गैस की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है। लेकिन हमें क्या पता है कि हमें ये पता है कि जब भी डी वाले और डी वाले में हमारे पास क्या ना हो, इलेक्ट्रॉन्स ना हो, जब आपके डी में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तभी आपका डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। और Sc3+ में क्या आपका क्या कहते हैं, डी ट्रांजिशन पॉसिबल हो पाएगा, नहीं पॉसिबल हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक नोबल गैस की तरह बिहेव कर रहा है, तो वहां पे कहाँ पॉसिबल हो पाएगा, है ना, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा,
ये आपके क्या कहते हैं हम, आर्गन है ना, आर्गन की तरफ बिहेव करेगा, इसके पास डी ही नहीं है, ट्रांजिशन ही नहीं है, तो ये कैसा होगा, कलरलेस होगा। पहला ही हमें क्या मिल गया, कलरलेस, यानी कि Sc3+ भी, स्कैंडियम जो है 3+ में आपका क्या होगा, कलरलेस होगा। बाकी सारे जो ऑप्शन है वो भी आप चेक कर लेना, ये सब कलर आएंगे, यानी कि इनके डी में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स, जो भी 1 2 3 4 5 6 कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलो ये इतना था, 20 क्वेश्चंस हमने किए हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम इसके बाकी क्वेश्चंस भी कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर इट, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।